नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल अन्नपूर्णा कोचिंग क्लासेस में। तो आज से हमारी YouTube पर रेगुलर आपके लिए वीडियो आएगी। तो आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और हमारी जो आने वाली वीडियो है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। तो हमारी जल्द ही आपके बीच उत्तराखंड के इतिहास को लेकर एक सीरीज़ शुरू होने वाली है कुछ ही दिनों में, जो हमारे सर रविंद्र भट्ट जी पढ़ाएंगे। वो आपको उत्तराखंड के इतिहास को इतने अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको दोबारा कहीं जाकर आपको दोबारा उत्तराखंड के इतिहास को लेकर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो एक दो दिन में आपके उत्तराखंड का इतिहास, साथ में एक जीएस की कोई भी सब्जेक्ट वो शुरू करेंगे और साथ में मैं आपकी रीजनिंग की क्लास लूँगा। अगर आई होप आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम आपको जो शुरुआत करेंगे वो रीजनिंग के बेसिक से शुरुआत करेंगे। बेसिक यानी जीरो से हीरो तक की कहानी हम रीजनिंग में शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो रीजनिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती, यानी जिससे रीजनिंग का बेस बनता है और जिससे हमें रीजनिंग को सॉल्व करने में आसानी होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो मैंने कहा था आज हम रीजनिंग के बेसिक्स की बात करेंगे। तो बेसिक्स में रीजनिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो 3-4 चीज़ें होती है। एक, आपको ABCD का पूरा नॉलेज होना चाहिए, यानी A to Z आपको ABCD आनी चाहिए बाय हार्ट। उनकी कोडिंग भी याद आनी चाहिए, उनके अपोजिट भी याद आनी चाहिए कि A का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट क्या होता है। साथ में आपको S कितने नंबर पे आता है, T कितने नंबर पे आता है, H कितने नंबर पे आता है, ये आपको पूरा याद होना चाहिए। तो पहली बात तो आपको ABCD पूरी आपको याद करनी है उनकी कोडिंग के साथ। उसके अलावा आपको 1 से 20 तक के स्क्वायर यानी कि वर्ग आपको बाय हार्ट मुंह जबानी याद होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपको 1 से लेकर 10 अगर आगे कर सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत में 1 से लेकर 10 तक के क्यूब यानी घन भी आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। और इसके साथ साथ आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत आनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में इसका भी बहुत उपयोग हो जाता है। साथ ही आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो जीएस का आपको नॉलेज होगा ही। कई बार कुछ क्वेश्चन जीएस से भी पूछ लिए जाते हैं, या जैसे किसी देश की करेंसी आपस में लिंक हो, समानता पूछता है, किसी में असमानताएं पूछ लेता है या फिर डिफरेंट पूछ लेता है, तो आपस में कुछ कनेक्ट किए रहते हैं तो उनका पूछ सकता है। तो आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ का भी नॉलेज हो जाना चाहिए। अगर अल्फ़ाबेट की बात करें तो आपको अल्फ़ाबेट पूरे A से लेकर Z तक पूरे याद होने चाहिए, पूरी कोडिंग के साथ साथ। कहीं से भी अगर आपको पूछे कि H की कोडिंग क्या है तो आपको फटाक से आ जाए H आपका 8 पे है। T की कोडिंग क्या है तो तुरंत यहाँ जाए T 20 पे। R की कोडिंग क्या है तो 18 पे। M की कोडिंग 13 पे। N की कोडिंग 14 पे। तो आपको ये पूरा का पूरा याद होना चाहिए। उसके अलावा A से लेकर N तक आपका होता है प्रथम अर्धांश, जिसे फर्स्ट हाफ भी कहते हैं। सॉरी, A से लेकर M तक होता है आपका फर्स्ट हाफ। वहीं N से लेकर Z तक होता है आपका सेकंड हाफ, जिससे द्वितीय अर्धांश भी कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखना, A से M फर्स्ट हाफ, N से Z सेकंड हाफ यानी द्वितीय अर्धांश। और अंग्रेजी में अगर आप A से Z की ओर चलो यानी ABCDEFGH ऐसे बढ़ते हो तो ये होता है आपका बाएं से दाएं की ओर, यानी लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं आप। कहाँ जा रहे हैं आप? लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहे हैं। कई बार पेपर में पूछता है कि बाएं से 13वें के बाएं कौन सा अक्षर है, यानी बायां बोला है तो यानी हमें A से Z की ओर जाना है। तो ये क्या हो गया? बाएं से दाएं की ओर। और अगर बोलता है अगर हम Z से A की ओर चलें यानी ZYXWVUTRS ऐसे जाएं तो इसे कहते हैं दाएं से बाएं यानी राइट टू लेफ्ट। ये भी ध्यान रखना कि A to Z बाएं से दाएं और Z to A दाएं से बाएं। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना कि दाएं से बाएं कैसे कहा जा रहा है, बाएं से दाएं कहे जा रहा है। अब मैंने बोला था आपको अल्फ़ाबेट की कोडिंग याद होनी चाहिए कि कौन सा अक्षर किस पे आता है। तो इसकी 2-4 ट्रिक्स हैं मेरी, जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगेगी तो अच्छी बात है। पहले जो ट्रिक है आपकी वो है इजोटी, और ये ट्रिक लगभग
हर वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, और हर व्यक्ति आपको ये ट्रिक जरूर बताता है, और यही एक अच्छी ट्रिक है जो मुझे भी लगी। EJOT यानी EJOTY 5, 10, 15, 20, 25। अगर आप इन 5 अक्षरों को भी ठीक से याद कर लें कि किसकी कोडिंग इसके पास है, तो इससे भी आप बाकी सबकी कोडिंग निकाल देते। जैसे आपको पूछता है कि बताओ पी की कोडिंग क्या है, पी की कोडिंग क्या है। अब आपको पता है कि ओ की कोडिंग है 15, ओ आपका आता है 15 पे। तो आपको पता है ओ के जस्ट बाद आता है पी, ओ के बाद क्या आता है पी। तो आपको पता है ओ 15 पे है, तो पी आपका किस पे हो जाएगा, 16 पे हो जाएगा। वैसे ही आपको पता है टी आपका 20 पे है, टी आपका 20 पे है। और अगर आपसे पूछ दे कि वी कितने पे है, तो वी कितने पे, तो आपको पता है टी 20 पे है, टी के बाद आता है यू, फिर वी यानी 2 आगे, तो वी आपको हो जाएगा 22 पे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, EJOT 5, 10, 15, 20, 25। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे बात करते हैं अपोजिट की, यानी ए का अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट। कई बार सिंपल सा क्वेश्चन अपोजिट से ही बन जाता है, तो ये बात ध्यान रखना। जैसे इसमें दिया है ए का अपोजिट होता है जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। तो ये क्या है इनके अपोजिट, ये क्या है इनके अपोजिट हैं। अब इन अपोजिट को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई। ए और जेड को हम याद कर सकते हैं आज से, बी और वाई को बाई, सी और एक्स को 6, डी और यू को ड्यू, ई और वी को इवन, एफ और यू को उफ, जी और टी को जीटी, एच एस हाई स्कूल, आई आर साइंस में सभी लोगों ने सुना होगा आई आर स्पेक्ट्रम। आगे जे क्यू जंगल क्वीन, के पी इसको पी के मूवी से याद रख सकते हैं, आपको बहुत ही फेमस मूवी है, सभी ने सुनी होगी। एल ओ लाइट ऑन लाइट ऑफ, जो आपको अच्छा लगे जैसे आपको सही लगता है वैसे आप याद कर सकते हैं अपने हिसाब से। और एम एन मन या फिर नम, जो आपको सही लगे अपने हिसाब से आप अपनी इसकी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो मुझे ये ट्रिक लगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे नोट डाउन भी करते रहेगा। जो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ उसे नोट डाउन भी करते रहना। तो अभी तक जो बात मैंने की थी वो बात की मैंने इंग्लिश के अल्फ़ाबेट को लेकर। अब बात करते हैं थोड़ा सा मैथ्स की ओर, कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये चीज़ें तो मैं आपको सिखा नहीं सकता, ये चीज़ें तो आपको खुद से सीखनी होगी। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एक बात दूसरी बात बोली थी कि 1 से 20 तक के आपको वर्ग यानी स्क्वायर याद होने चाहिए। और कई बार डायरेक्ट इक्वेशन आपको दिखेंगे, जब मैं आगे चैप्टर शुरू करूंगा तो वहाँ पे जब एग्जांपल देखेंगे आप, तो एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था और मैंने क्यों कहा कि आपको 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पूरे स्क्वायर लिखे हैं, आप इनको नोट डाउन जरूर करें। 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि स्क्वायर को कैसे निकालते, स्क्वायर यानी अगर लिखा है 6 का स्क्वायर यानी 6 की घात 2, तो हमें क्या करना है 6 गुणा 6 यानी 6 का गुणा 2 बार करना है। और 6 का गुणा अगर 2 बार करें तो 6 छक्का हो जाता है 36। तो यही हो गया आपका 6 का स्क्वायर क्या है 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। तो आपको ये पूरे स्क्वायर 1 से लेकर 20 तक बाय हार्ट मुंह जवानी याद होने चाहिए। क्लियर है? आगे बात करें, ये तो थी आपके स्क्वायर की। अब बात करते हैं क्यूब यानी घन की। मैंने वैसे आपको बोलता 1 से 10 तक की ऊंचाई, लेकिन आप अगर आगे तक भी याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। तो 1 का क्यूब होता है 3, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 यानी घन, 5 का घन 125, 6 का घन 216। अब कैसे निकालते हैं, मैंने जैसे बोला था स्क्वायर में क्या होता है
6 इंटू 6 यानी 2 बार 6 का गुणा करना है। किसका गुणा करना है? 2 बार 6 का गुणा करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? 6 इंटू 3 यानी 6 का गुणा 3 बार करना है। तो 6 छक्का होता है 36 और 36 छक्का होता है 216। इसलिए मैंने कहा था कि हल्की फुल्की मैथ्स भी आनी चाहिए। 7 का स्क्वायर 343, 8 सॉरी क्यूब 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। और आगे भी आप इन चीज़ को देख सकते हैं, पर शुरुआत में आप 10 तक भी याद कर लोगे तो अच्छी बात है, आगे तब धीरे धीरे आपका क्लियर हो जाएगा। तो 1 से 20 तक के स्क्वायर कन्फर्म और 1 से 10 तक के क्यूब कन्फर्म आपको याद करने ही होंगे। क्लियर है? आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ बताइए, हम आपका सजेशन ज़रूर अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई जो इसका बेसिक्स है। इसके अलावा जीएस के भी 2-4 क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। जब हमारा जो आज का चैप्टर होगा एनालॉजी वाला चैप्टर, सादृश्यता परीक्षण, वो जब शुरू होगा तो उसमें मैं और अच्छे से बात करूँगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का चैप्टर शुरू करते हैं। ये अब तक आपका बेसिक था, जो रीजनिंग के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो वो मैंने आपको बता ली। आपसे प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को क्लियर करके ही आप आगे बढ़ें। जब आपकी ये चीज़ें क्लियर होगी तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका एनालॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है सादृश्यता परीक्षण। नॉर्मल सी बात करें, सादृश्यता का अर्थ होता है समानता। यानी इसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके 2 चरण होंगे। पहले चरण में आपको 2 शब्द या फिर 2 अक्षरों का समूह दे रखा होगा। उन समूह के बीच आपको कोई रिलेशन पता करना होगा कि उन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, और उसी रिलेशन के आधार पर आपको जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा होगा उसका रिलेशन निकालना होगा। जैसे आपको मैं बता दूं, इसके भी 2 तरीके होते हैं निकालने के। एक होता है आपका आधारभूत संबंध यानी बेसिक रिलेशन। इसमें आपको जैसे यहाँ क्वेश्चन दे रखा है कि ए का रिलेशन जैसे 2 के साथ है वैसे 3 का रिलेशन 4 के साथ है। इसमें क्या होगा? नॉर्मल सा सिंपल रिलेशन दिया होगा। नॉर्मल सा आपको रिलेशन दिया होगा कि ए का रिलेशन जिस प्रकार से 2 का है उस 2 से है, उसी प्रकार 3 का रिलेशन किससे होगा। तो आप नॉर्मल से देखो, उस आधारभूत रिलेशन में क्या होगा? 1 का रिलेशन 2 से है। ये सिंपल सा इसका रिलेशन। अब ये रिलेशन ऐसे में भी हो सकता है, ऐसे में भी हो सकता है, लेकिन रिलेशन इन दोनों का ही आपस में होगा और इसी आधार पर हमें इनका और इनका रिलेशन निकालना होगा। तो हमें पता है 1 का 2 से क्या रिलेशन है, इससे 1 ज़्यादा है। उसी प्रकार 3 से 1 ज़्यादा क्या हो जाएगा? 4। तो ये इसका क्या हो गया? आपस में रिलेशन हो गया। अगर आधारभूत संबंध का क्वेश्चन पूछता है तो आसानी है, लेकिन उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दे, उसे विकसित कर संबंध कर दे। विकसित संबंध में जैसे यहाँ एग्जांपल दे रखा है मैंने कि ये जो 1 है इसका रिलेशन यहाँ से 3 के साथ भी हो सकता है और यहाँ से 4 के साथ भी हो सकता है। वो आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि 1 का, आपको पहले ये कंफर्म करना होगा इसमें कि 1 का रिलेशन किसके साथ बता रहा है, 3 के साथ बता रहा है कि 2 के साथ बता रहा है कि 4 के साथ बता रहा है। अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ है तो हमें 2 का रिलेशन उसी प्रकार से 4 के साथ निकालना होगा। लेकिन अगर 1 का रिलेशन 4 के साथ है तो हमें वो रिलेशन 1 का रिलेशन 2 का रिलेशन किसके साथ निकालना होगा? 3 का रिलेशन निकालना होगा। यानी दूसरे वाले टाइप में हमें पहले ये पता करना होगा कि इसका रिलेशन आखिरकार किसके साथ है। अगर हमें इसका रिलेशन का पता चल गया फिर हम इसका रिलेशन किसी दूसरे शब्द के साथ निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इसका विकसित संबंध। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट करना, फिर अगली वीडियो में थोड़ा और अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो ये था इनके निकालने के टाइप्स। अब बात करते हैं इसका पहला टाइप। तो ये जो पहला वाला टाइप होता है ये होता है आपका शब्द रूपता, यानी शब्दों में समानता होगी। और इसमें कई केस बन सकते हैं। इसमें मैंने तो 8-10 केस ही लिखे हैं, लेकिन इसके 50-60 मतलब अनगिनत केसेस इसके बन सकते हैं। जैसे एक केस बन सकता है देश तथा राजधानी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है जो संबंध ऐसे दिया होगा, भारत का संबंध दिल्ली के साथ है, माफ करना, भारत यानी इंडिया का संबंध दिल्ली, तो वही संबंध
यूएसए का किसके साथ होगा। यानी भारत का दिल्ली से क्या संबंध है, भारत क्या है, दिल्ली की राजधानी, तो यूएसए की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी, तो वो क्या हो गया, उसका आंसर हो जाएगा। और नॉर्मली या फिर राज्य राजधानी की दे दे या फिर किसी मुद्रा की दे दे, जैसे एग्जाम्पल के उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, वैसे आपको पूछ ले हिमाचल की, तो हिमाचल की शिमला है, नॉर्मल सी बात। तो इतना बहुत हल्की फुल्की जीएस तो सभी को मालूम होगा। तो ये तो आपको जीएस पे डिपेंड करता है, आपका जीएस कितना अच्छा है उतना आसान हो जाएगा। जैसे राज्य राजधानी यंत्र मापक हो गया, यंत्र इकाई हो गया, समानार्थी विपरीत हो गया, समानार्थी विपरीत यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, जानवर या वस्तु उनके रहने के स्थान हो गए, ये सब इसमें आपके हो जाती है। आई होप आपको ये पहला वाला टाइप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। दूसरा जो टाइप होता है उसमें ये होता है आपकी अक्षर समरूपता, यानी अल्फ़ाबेट समरूपता, ABCD, इनमें कोई समानता बतानी पड़ती है। इसलिए मैंने कहा था आपको कि A to Z आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया है कि EJIK का जो संबंध FILO के साथ है, वही संबंध हमें FHJL का इन 4 ऑप्शनों में से किसके साथ होगा। इन दोनों का रिलेशन जिस प्रकार है उसी प्रकार इसका रिलेशन इन 4 ऑप्शन में से किसके साथ होगा। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट याद है तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने सॉल्व करके दिया है, सॉल्व करके दिखा है EGHK और उसका जो रिलेशन है वो FILO से। तो क्या रिलेशन है, F से 1 आगे बढ़ रहा है, GI पे पहुंचने के लिए 2 आगे बढ़ रहा है, I 3 आगे बढ़ के L पे पहुंच रहा है, K 4 आगे बढ़कर O पे। तो इनमें रिलेशन क्या है, +1 +2 +3 और +4 हो रहा है, यानी सब प्लस प्लस आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। F के साथ +1 करना है, H के साथ +2 करना है, I के साथ +3 करना है और L के साथ +4 करना है। तो F के साथ हम +1 करते हैं तो F के बाद G, H के 2 बाद J के 3 बाद M और M के 4 बाद L। तो हमें क्या पता चल गया कि इनके बीच क्या रिलेशन है, +1 +2 +3 +4 आके आंसर आया। तो हमें उसी प्रकार से इसका रिलेशन निकाला और हमारा जो आंसर है वो हो गया C। क्लियर है। एक दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है, पूछ रहा है, दूसरा एग्जाम्पल है टीचर का जो संबंध AETDREH से है, वही संबंध एलिमेंट का किससे होगा। टीचर का संबंध इससे है, उसी प्रकार से एलिमेंट का संबंध इन 4 में से किससे होगा। तो मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पहले देखना है कि अल्फ़ाबेट में सेम वर्ड है, अगर सेम वर्ड है तो हमें समझ जाना है कि उनकी पोजीशन में चेंज की हुई है, और अगर सेम वर्ड नहीं है तो समझ जाना है कि उनके पोजीशन में चेंज ना करके उनको आगे पीछे किया गया है, यानी 1-2 आगे पीछे किया जाएगा। जैसे ये टीचर लिखा है तो टीचर में इन्होंने पहले क्या किया, जो पहले का टी था उसे तीसरी पोजीशन पे लाया, ई की पोजीशन सेम रखी और ए को जो ए तीसरे नंबर पे था उसे पहले नंबर पे लाया, सी को +1 करके डी कर दिया, एच जो यहाँ पे था उसको एंड में ला दिया, आर जो एंड में था उसे डी के बगल में और ई को सेम रख दिया। तो इसमें रिलेशन क्या हुआ, इस प्रकार से कुछ रिलेशन बना है और यहाँ +1 हुआ, फिर ये ऐसे इस प्रकार से इनमें एक रिलेशन बना और इसी रिलेशन के आधार पर हमें आगे का अपना सॉल्व करना है। तो एलिमेंट को हमने क्रॉसिंग की आपस में, तो आपका आंसर देख सकते हो किस प्रकार से हो गया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जितनी रीजनिंग एक ऐसी सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स, आप इसमें जितना क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे, जितना आप क्वेश्चन को खुद से रफ फॉर्म करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आपसे अनुरोध है, रीजनिंग की एक कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए जो भी आपको मार्केट में मिलती है। सभी बुकों में क्वेश्चन सेम ही होता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको जो मिल जाती है अच्छी बुक्स वो ले लीजिए और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी रीजनिंग उतनी अच्छी होती जाएगी। तो ये था आपका इसका दूसरा टाइप, अक्षर समरूपता। अगला होता है आपकी संख्या समरूपता। संख्या समरूपता में क्या होता है आपका, मैंने बोला था आपको ABCD गिनती साथ में आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड भी होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता संख्या समरूपता में क्या होता है, पहले ही लिखा है मैंने, 1 से लेकर 20 तक के वर्ग और घन दोनों आपको याद आने चाहिए, साथ में आपको भाग गुणा जोड़ घटाना थोड़ा बहुत ये भी होना चाहिए। तो इसमें क्या है आपका देख लो,
क्वेश्चन में है कि 8 का जो संबंध 64 के साथ है वही संबंध 11 का किसके साथ होगा। 8 का जो संबंध 64 के साथ है तो 11 का इन 4 में से किसके साथ होगा। तो आप नॉर्मली देख सकते हो कि 8 का 64 के साथ क्या संबंध है। 8 का स्क्वायर क्या होता है, इसलिए मैंने याद करने के बोला। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी 8 इंटू 8 करने पे आता है 64। तो हमें 11 का स्क्वायर निकालना है, यानी 11 इंटू 11। अब अगर आपको पता है 11 का स्क्वायर होता है 121 तो आपका आंसर सेकंडों में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं 11 का स्क्वायर क्या होता है, आपको भले समझ में आ गया कि इसका गुणा क्या हो रखा है, 8 गुणा 8 हो रखा है, तो वही आपको पता है कि गुणा करना है दोनों का। अब आप 11 गुणा 11 करोगे तो टाइम लगेगा, एक कैलकुलेशन करने में टाइम लग ही जाएगा, और कैलकुलेशन करते करते आपके क्या पता पेपर कभी छूट जाए 1-2 क्वेश्चन और वहीं से मेरिट में रुक जाए। तो इसलिए मैंने बोलता है ये स्क्वायर याद कर लें। अगर आपको याद है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है तो आप तुरंत आंसर निकाल लोगे। लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आपको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसमें आपका टाइम लग सकता है। इसलिए मैंने कहा था 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर भी याद कर लेना। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है इसमें कि 15 का जो रिलेशन 30 के साथ है, या फिर इस 15 का रिलेशन इसके साथ हो सकता है या फिर इसके साथ, किसी के साथ भी हो, कॉमन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 का रिलेशन जो 30 के साथ है वही 30 का रिलेशन किसके साथ होगा। तो 15 से हमें देखना है 15 से 30 पर कैसे पहुंचे। कई बार ये क्वेश्चन ऑप्शन पे भी डिपेंड कर लेते हैं। अगर यहाँ ऑप्शन कुछ और दिया होता है तो हमें कुछ और तरीके से करना होगा, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हमारा आंसर निकल जाएगा। 15 का रिलेशन 30 से कैसे हुआ, हमने 15 इंटू 2 किया, तो 15 का अगर हम इंटू 2 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाता है 30, यानी 30। तो 15 का गुणा 2 से करने पे 30 आया। तो इसी प्रकार हम 60 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 60 नहीं है, माफ़ कीजिए, ये 30 है, ये आपका 30 है, गलती से मैंने आंसर बोल दिया। तो 30 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60, यानी 60 हो गया। तो ये बात ध्यान रखना कि आपको प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब कुछ आना चाहिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। कुछ कमी है तो बताइए, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। आई होप आप ऐसे ही आगे जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आगे ही आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद आप सबका।